कृष्णा हेगड़े जी, देखिए हिंदू को लेकर बहुत बात हो गई। अब मैं मराठी पर आ जाती हूँ, है ना। आप सब एक जबान में मराठी की बात कर रहे हैं, मराठी की वकालत कर रहे हैं, लेकिन अब मेरा सवाल इसको लेकर भी है। मतलब मुंबई मतलब सिर्फ मराठी ही क्यों सर? क्या गुजरात का व्यक्ति जो मुंबई को अपनी कर्मभूमि बनाता है, राजस्थान का व्यक्ति जो मुंबई को अपनी कर्मभूमि बनाता है, वो वहां का मेयर क्यों नहीं बन सकता? ये मराठी अस्मिता की रक्षा के नाम पर ये दूसरे राज्यों के जो नागरिक हैं उनको क्या सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने की कोई मंशा है क्या मुंबई में? कृष्णा हेगड़े जी, बिल्कुल। देखिए, मुंबई से जो लोधा जी है वो मंत्री भी है, बहुत सारे मंत्री मुंबई से हो चुके हैं, कैबिनेट में भी अभी भी है। मुंबई में जितने भी धर्म के लोग हैं सब हमारे हैं। दूसरी बात है कि धर्म की बात तो हो गई, नहीं, धर्म को लेकर तो आपने बता दिया। आप मुझे बता दीजिए, बीजेपी ने साफ कह दिया कि साहब मुसलमान हमें वोट नहीं देते, हम तो इसलिए हिंदू कह रहे हैं, हिंदू मेयर बनेगा। फिर मराठी मेयर क्यों बनेगा? अच्छा, आपको ये गलत लग रहा है, चलिए ठीक है। विधानसभा में मुसलमानों ने भी हमको वोट दिया है, स्थानीय स्वराज्य संस्था में मुसलमानों ने भी हमको वोट दिया है। इसके लिए तो हम नंबर 1 और नंबर 2 के पार्टी आए हैं। प्रधानमंत्री जी के 200 जो स्कीम्स है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का फायदा उसमें हो रहा है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। प्रधानमंत्री तो कहते हैं। रोमाना जी, जो लाडली बहना का स्कीम है उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमारे बहन है सबका ये हो गया है। जितने स्टेट के स्कीम है सभी वर्गों को, सभी धर्मों के लोगों को फायदा हुआ है, और इसके लिए हम नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 के पार्टी है महायुति। दूसरी बात है कि तभी तो मैं पूछ रही हूँ, तो फिर ये सारे राइडर क्यों लगाए जा रहे हैं कि मेयर जो है वो हिंदू होगा, वो मराठी होगा? क्यों? जब आपको इतनी समझ है, आप जानते हैं कि हर वर्ग के लोग आपको देते हैं वोट, या ठीक है दूसरे हर वर्ग के लोग जो है वो दूसरी पार्टियों को भी वोट देते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है। संविधान तो वैसे भी कहता है कि धर्म या क्षेत्र के आधार पर तो आप किसी को किसी संवैधानिक पद पर पहुंचाएंगे नहीं। तो फिर ये राजनीति की मजबूरी है क्या कि मेयर जो है वो हिंदू होगा, वो मराठी होगा, ये सब कहना पड़ रहा है? ये एक इमोशनल इशू है जो हुतात्माओं ने अपनी जान दी मुंबई को और महाराष्ट्र को साथ में रखने के लिए। ये एक इमोशनल इशू यहाँ पर है। और दूसरी बात यह है कि मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन मुंबई का है वो मराठी है, और जो मराठी इनके राज में मुंबई के बाहर चले गए उनको भी हमें वापस लेके आने का प्रयास है। इसके लिए पगड़ी सिस्टम हो या दूसरे स्कीम्स हो, हम उनके लिए लेके आए, हाउसिंग बढ़ा रहे हैं। और देखिए, स्वागता शाह को ले आइए जरा। स्वागता शाह जी, लेकिन सवाल ये कि मुंबई तो देश की आर्थिक राजधानी है ना, ऐसे में मुंबई आर्थिक राजधानी देश की, उसको प्रशासन चाहिए या फिर उसको एक पहचान का सर्टिफिकेट चाहिए कि कौन चला रहा है मुंबई को? हाँ भाई हिंदू चला रहा है मुंबई को, हाँ भाई मराठी चला रहा है मुंबई को। उसको कोई पहचान वाला सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए ना? फिर ये क्यों बहस आकर सिमट रही है हिंदू पर, जो केपेबल है वो चला रहा है? फिर बहस क्यों आ रही है? राजनीति क्यों बहस को केंद्रित करा रही है हिंदू और मराठी पर? जो केपेबल है वो चला रहा है, जो विकास के साथ जुड़ा है वो चला रहा है। अच्छा ठीक है, आनंद दुबे जी को ले आइए जरा स्क्रीन पर। आनंद दुबे जी, मराठी अगर मेयर नहीं होगा, क्योंकि मराठी पर तो आप लोग सभी एक मत है, मराठी अगर मेयर नहीं होगा तो क्या मुंबई के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है? मराठी होना जरूरी है क्या मुंबई के मेयर के लिए? और ये लोग ये क्या आप लोगों ने आज आरोप लगा दिया कि देखो बीजेपी ने उप मेयर किसको बनाया, किसको बना दिया था उप मेयर, जिसको लेकर आप टॉन्ट कर रहे थे, ताना कस रहे थे बीजेपी पर? रोमाना जी, गुजरात में एक जगह है बड़ौदा, और आपको याद होगा कि बड़ौदा में 3 मराठाओं का साम्राज्य रहा, वहाँ का शासन मराठाओं के पास रहा। लेकिन आज तक वहाँ के सारे महापौर तो गुजराती ही बने ना, कोई मराठी नहीं बना ना। उसका कारण है कि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ बहुसंख्यक समाज चाहता है, जिसकी भावना होती, उसका भी आदर सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर मुंबई में, महाराष्ट्र में मराठी महापौर नहीं बनेगा तो क्या मराठी पौर भूटान में बनेगा, बर्मा में बनेगा, नेपाल में बनेगा? अरे कैसे बनेगा? हमारे महाराष्ट्र में, हमारे मुंबई में अगर लाखों करोड़ों मराठी आदमी आकर ये कहते हैं कि हम में से किसी एक को चुन लीजिए, तो क्या इसका आदर सम्मान नहीं होना चाहिए? हम वही तो बात कह रहे हैं कि जो जहां बहुसंख्यक है, जो जहां चाहता है, उसकी भावना का आदर होना चाहिए। इस देश में करोड़ों करोड़ों हिंदू है, करोड़ों करोड़ों हिंदू की भावना का आप सम्मान नहीं करेंगे? आज बांग्लादेश में हिंदू भाई बहन जब पीटे जाते हैं तो हमें पीड़ा होती है, हम सरकार से कहते हैं कि उनके लिए कुछ कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारी सद्भावना जुड़ी हुई है उनसे, और उसके लिए सरकार अगर कुछ काम न करे, हाथ पर हाथ
हाथ धरे बैठ जाए, तो फिर काहे का लोकतंत्र है? क्यों ये सिस्टम बने हुए हैं? इसीलिए सिस्टम बने हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिस्टम इसीलिए बने हैं। और ये जो इलेक्शन सिस्टम है, इसमें भी ये अलग अलग टियर ऑफ इलेक्शंस जो हैं, फिलहाल ये बीएमसी का चुनाव हो रहा है, लेकिन सवाल मेरा इसीलिए कि जिस तरीके से बीएमसी के चुनाव में मराठी मानस और गुजरात तक का जिक्र आपकी पार्टी के नेता कर रहे हैं, ये बीएमसी का चुनाव लग रहा है जैसे दिल्ली की सत्ता से सीधा टकराव आप लोग करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसा ही मूड आप लोग दिखा रहे हैं, ऐसे तेवर आप लोग दिखा रहे हैं, वरना क्यों बार बार तुलना जो है वो गुजरात से की जा रही है? सवाल तो है ना। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, करोड़ों रुपया लोग कमाकर टैक्स के रूप में दिल्ली भेजते हैं, तो मुंबई का भी अपना एक महत्व है। मुंबई को अगर कोई आकर यहाँ लूटना चाहे, कोई काबिज होना चाहे, एक तरफा अपना मनमानी करना चाहे, तो नहीं होने दिया जाएगा। 106 से ज्यादा हुतात्मा बीजेपी वाले बीजेपी पर आरोप है। जिस प्रकार बीजेपी यहां पर निजीकरण करने का काम शुरू की है, आज एयरपोर्ट हो, आज पोर्ट हो, आज धारावी हो, आज हमारा जो डंपिंग ग्राउंड हो, जो बड़े बड़े वन हो, जंगल हो, जमीन हो, सब आप अगर बेचते जाओगे, सब आप किसी किसी को देते जाओगे, तो यहाँ का लोकल मराठी मानुस क्या करेगा भाई? कहां जाएगा? ये मछुआरों की मुंबई है, जो हमारे कोस्टल रोड पे मछुआरे बसते हैं, क्या उनका कोई अधिकार नहीं है? क्या यहाँ की आगरी कोली इनका कोई अधिकार नहीं है मुंबई पर? तो उनकी बात सुनो, उनके साथ संवेदना प्रकट करो। कोई काम करना तो उनको विश्वास में लो, धारावी डेवलप करना है तो उन धारावी करो के साथ बैठकर बातचीत करो, उनके घर की बजाय उनको बड़ा घर दो। जब ये सब आप नहीं करोगे, एक तरफे कानून लाओगे, अधिकारियों को जेब में रखोगे, 4 साल के महानगर पालिका दबाव बनाया, ठीक करवा दीजिए। आनंद जी का आउटपुट फ्रीज हो गया, सिर्फ आवाज आ रही है, ठीक करवाते हैं। आनंद जी, आपने इतने आरोप लगा दिए, अब जवाब ले लेते हैं प्रदीप भंडारी से। प्रदीप जी आइए, वो कह रहे हैं आप बीजेपी कह रहे हैं उनको। जी रुमाना जी, आउटपुट इसीलिए फ्रीज हुआ है कि सिग्नल को भी पता चल गया कि जब इतना झूठ बोले तो सिग्नल भी हैंडल नहीं कर पाया, और उसने अपने आप समझ लिया, और प्रकृति ने बोला आनंद दुबे इतना झूठ मत बोलो। प्रदीप भंडारी एक बात बोल दो, मौके पर चौका लगाना ना कोई प्रदीप भंडारी से सीखे। चलिए आइए, अब बात पूरी कर लीजिए। तकनीकी खराबी है, दर्शकों को बता दूं, तकनीकी खराबी, प्योर टेक्निकल एरर थी, ठीक करवा रहे हैं हम। आइए, बात रखिए। देखिए रुमाना जी, मैंने एक सफेद पेपर में काला डॉट लगाया और ऊपर नाम लिखा है जयराम रमेश। ये बड़े बांग्लादेशी हिंदुओं की बात कर रहे थे, उसी पार्टी के साथ में आनंद दुबे ने अलायंस किया, जिसके जयराम रमेश से जब बांग्लादेशी हिंदुओं पे सवाल पूछा जाता है तो बोल देते नहीं, इस पे सवाल पे जवाब नहीं दूंगा। तो जो लोग बांग्लादेशी हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार पे एक शब्द नहीं बोल सके, जिनके मुंह में दही जम जाए, आज वो बांग्लादेशी हिंदुओं पे बात करे तो सही नहीं है। और ऐसी बात होगी जैसे उद्धव ठाकरे विकास की बात करते हैं। इनकी घबराहट इस बात की रोमाना जी कि पहले हमारी 30 सीट आई थी, अब पिछले जब हम इनके साथ में थे और ये हमारे साथ में थे तो 82 से ज्यादा सीट हमारी आई, 82 सीट आई। अब हम 100 क्रॉस करेंगे और हमारे साथ में एकनाथ शिंदे जी की जो असली शिव सैनिक है वो भी 70-80 सीट लेके आएंगे। तो इस बार एक तरफा जो है बीएमसी के अंदर हम आने वाले हैं और एक मराठी हिंदू बनने वाला है। ये मराठी हिंदू की गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि इनके पीछे सोनिया गांधी है। अब विकास के कार्य सुनो, 7 लाख करोड़ के विकास के कार्य हम आनंद दुबे जी चालू कर चुके हैं। 337 किलोमीटर की मेट्रो लाइन शुरू कर चुके हैं जो आपके समय में बंद थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के 3,13,670 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने शुरू किए हैं। 80,000 करोड़ के पोर्ट के प्रोजेक्ट शुरू करे हैं। चाल पुनर्विकास के लिए 17,088 करोड़ शुरू किए हैं। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए 16,332 करोड़ करे हैं। और बन जाएगा तब तो और भी शुरू करेंगे। विकास हमें करने ऐसे तो फिर नेहरू जी के जमाने से शुरू किया जाए तो पूरा देश आज तक बना। ठाकरे बंधु भी तो साथ आ गए ना, ठाकरे बंधु भी तो साथ आ गए भंडारी जी। राजनीति एक की तो जमानत चल रही है रोमाना जी, रोमाना जी एक की तो जमानत जब तू ये पिछले चुनाव के अंदर उद्धव ठाकरे ने 7 लोगों को चुरा के अपने साथ में आवाज को क्या हो गया रोमाना जी, आवाज क्यों लड़खड़ा कर आ रही है? इस पर आप नहीं हंसेंगी, इस पर आप नहीं बोलेंगी। नहीं, मैं वही बात बोलूंगी कि आप भी मौके पर चौका लगा रहे हैं। टेक्निकल एरर, मैं यही कहूंगी आप भी मौके पर चौका लगा रहे हैं। मैं दर्शकों को बता दूं ये भी सीधी टेक्निकल एरर है, लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूँ उनका सवाल अपने शब्दों में पिरोकर कर रख रही हूँ, उन्होंने नहीं कहा है। कुल मिलाकर आनंद दुबे जी, आप भले ही मुस्कुरा रहे हो, लेकिन बीएमसी चुनाव में जो ठाकरे बंधु आए हैं सबने उनका हाल देखा पिछले चुनाव में। वो फूके हुए कारतूस जो बॉलीवुड की भाषा में कई बार इस तरीके के डायलॉग मारे जाते हैं ना, उस तरीके का गठजोड़ इसको देखा जा रहा है राजनीति में। आइए जवाब दे दीजिए।
हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो इनकी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। आप कैसे कह सकती हैं दगी हुई कारतों से शिवसेना और मनसे और शिवसेना के पास ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल का मैनेजमेंट है, शिवसेना की शाखा के माध्यम से हमारी सेवा भावना है, 325 हम लोग पब्लिक के बीच में 24 घंटा है। आप पूछिए ना किसी से, अपने रिपोर्टर से पूछिए कि मुंबई में शिवसेना की क्या ताकत है, लोग बताएंगे। आज भी 3 लोकसभा हमने जीती है, इनके पास 1 लोकसभा है। आप अंतर करिए ना, 1 लोकसभा वाला 3 लोकसभा से लड़ाई लड़ेगा, ये हो नहीं सकता। इसके लिए हम कह रहे हैं कि इनका लोकसभा में भी हमने सुपड़ा साफ किया था। आज भी हमारे पास 10 विधायक हैं। 10 विधायक कम नहीं होते, 36 में से 10 मतलब अच्छा स्ट्राइक रेट है। हम कमजोर हुए हैं, खत्म नहीं हुए। धुरंधर का डायलॉग है, हम घायल हैं इसीलिए घातक हैं। जो घायल होता है रोमाना जी, वो ज्यादा घातक होता है, ये भाजपा को नहीं भूलना चाहिए। घायल है, घातक है, और सबसे ज्यादा अगर घातक किसी के लिए साबित हो सकते हैं तो फिर तो कृष्णा हेगड़े को डरना चाहिए। लाइए भाई कृष्णा हेगड़े जी को स्क्रीन पर लेकर आइए, उनसे जवाब लेंगे हम। वो मुस्कुरा रहे हैं, आप डरिए साहब, वो घायल है, इससे ज्यादा घातक है। नहीं रोमाना जी, 3 इलेक्शन ये हार चुके हैं, 4था इलेक्शन हारने जा रहे हैं। इन्होंने सिर्फ आधा आंकड़ा बताया, असली आंकड़ा मैं बताता हूँ। मुंबई में अगर महायुति का आप ताकत देखे, सिर्फ शिवसेना और बीजेपी का, तो 52% वोट हमारे पास है, इनके पास 32 है, दोनों भाइयों के पास। दूसरी बात, इन्होंने कहा इनके पास 10 विधायक है, इन्होंने ये नहीं बताया हमारे पास 21 विधायक है। भाई ये सब मायने रखता है, कैडर हमारे पास है, लोग हमारे पास है, वोटर भी हमारे पास है। इसके लिए 3 इलेक्शन हम जीते हैं और 4था इलेक्शन भी हम जीतने जा रहे हैं, और आपका सफाया होने जा रहा है, ये आप जरा याद रखिएगा, क्योंकि आंकड़े यही बताते हैं। आप कुछ भी बोलिए, लोगों को विकास प्रगति चाहिए। अटल सेतु हो, कोस्टल रोड हो, मेट्रो हो, जितने भी प्रकल्प मुंबई में 4 लाख करोड़ के, वो हम कर रहे हैं। आपने क्या किया, 600 रुपए का बॉडी बैग 6000 रुपए में खरीदा कोविड के टाइम पे, वो जनता नहीं भूलती है। नहीं तो कृष्णा हेगड़े जी, फिर बीएमसी चुनाव में मेयर का धर्म, मेयर किस क्षेत्र का होगा, मराठी होगा नहीं होगा, ये मुद्दे क्यों गरमा रहे हैं? फिर तो सीधे सीधे बात विकास की होनी चाहिए ना। विकास का दूर दूर तक कहीं कोई नाम लेवा नहीं है, ऐसा क्यों हाल है? ये बहस इन्होंने शुरू किया, हम तो काम कर रहे हैं। गाली 4 साल से ये लोग हमको गाली दे रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। इलेक्शन कौन जीत रहा है? हम जीत रहे हैं। क्यों? लोग जानते हैं ये काम करने वाले लोग हैं। लोग जानते हैं कि ये जो लोग हैं ये सिर्फ बोलते हैं, काम नहीं करते। मैं बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स आप सबसे ही लेना चाहूंगी, और सबसे पहले मुझे लगता है जरा आनंद दुबे जी के पास चलते हैं जल्दी से। आनंद दुबे जी, डिसाइडिंग फैक्टर इस बीएमसी चुनाव में क्या रहने वाला है? देखिए शब्द इतने आ गए ना, उन शब्दों में से अगर कोई एक शब्द आप सुनना चाहें, हिंदू, मराठी, क्या क्या मुंबई का मतदाता नहीं। मुंबई का मतदाता जागरूक हो गया है। सोशल मीडिया के जमाने में हम बैठे हैं, वो अपना अच्छा बुरा जानता है, वो पहचानता है, और वो 15 तारीख को इसीलिए मतदान करेगा। 16 को नतीजे आएंगे तो एक बार आपसे फिर बातचीत होगी। नहीं तो डिसाइडिंग फैक्टर लेकिन आपने नहीं बताया। मुंबई का मतदाता तो ठीक है, मतदाता तो हमेशा से होता है, वही कह रहा हूं, मतदाता ही होगा। डिसाइडिंग फैक्टर एक ही है। डिसाइडिंग फैक्टर ठाकरे ब्रांड, ठीक है। जल्दी से आइए प्रदीप भंडारी, इस बार वोटिंग पड़ेगी और खास करके युवाओं की बहुत जबरदस्त वोट पड़ेगी। परफेक्ट। प्रदीप भंडारी, डिसाइडिंग फैक्टर मेयर मुंबई में, डिसाइडिंग फैक्टर मराठी हिंदू मेयर जो एनडीए का होगा, और विकास मुंबई का डिसाइडिंग फैक्टर है। लेकिन देखिए मराठी हिंदू मेयर आप अपना डिसाइडिंग फैक्टर बता रहे हैं, लेकिन आपके 2 सहयोगी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसमें कृष्णा हेगड़े भी हैं और स्वागता भी है, और दोनों आपके साथ सहमत नहीं है इस डिबेट में। आपने ये भी देख लिया है। जल्दी नहीं, हमने कहा है कि जल्दी से लेकर चलते हैं कृष्णा हेगड़े के पास। नहीं कृष्णा हेगड़े जी, आप मुझे बता दीजिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा इस बार बीएमसी में? हिंदू मेयर, मराठी मेयर, विकास, और इनका जो 25 साल का भ्रष्टाचार है वो खत्म होने जा रहा है। सारे ही फैक्टर गिना दिए सर, कोई छोड़ भी देते हैं। 25 साल का इनका भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। 25 साल का जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया, लेकिन वो 25 साल के जो भ्रष्टाचार को गिना रहे हैं, कितने साल हुए हैं अलग हुए हुए, ये तो सोच लीजिए पहले। 25 साल का भ्रष्टाचार तो गिना नहीं, उनके कार्यकाल में, उनके राज्य में हुआ था ना उद्धव जी के। अच्छा, तब आप लोग नहीं थे उनके साथ। सही बात है सर। स्वागत है शाह, जल्दी से आइए। डिसाइडिंग फैक्टर बीएमसी चुनाव में थे, ये लोग आसमान में बैठे थे जब हम लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे। बीएमसी चुनाव मुंबई का मेयर महायुति, डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा स्वागता शाह? महायुति का होगा। ठीक है, चलिए महायुति का होगा। आइए जल्दी से चित्रवाथम के पास। महायुति का मेयर होगा इस बार। में क्या रहने वाला है?
अरे इनसे मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मुसलमान धर्म इनके लिए सिर्फ एक नैरेटिव है, वैसे ही मराठी मानो ये बताएंगे कि मुंबई में डिसाइडिंग फैक्टर क्या नहीं होगा। जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की इतनी बड़ी प्रतिमा को उठा दिया, जिन्होंने सावित्रीबाई चलिए, कुल मिलाकर यही लग रहा है नैरेटिव रहने वाला है। से पहले इसी तरीके से ये दावों का दंगल गरमाता रहेगा और वही बात बार बार धर्म, मराठी अस्मिता, मराठी मानस, हिंदू मुसलमान, यही सब कानों में शब्द सुनाई पड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।